हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद गोविंद। तो आज हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए मॉक टेस्ट करेंगे। आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है जिसमें हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। इसके ऑप्शन है, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, या फिर डी, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। अगला प्रश्न है, विकास सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में कौन सी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है, आनुवंशिकता, वातावरण एवं अनुभव, विशिष्ट प्रभाव, क्षेत्रीय बुद्धि, या फिर प्रतीकात्मक बुद्धि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आनुवंशिकता, वातावरण एवं अनुभव। अगला प्रश्न है, विकासात्मक बुद्धि में असातत्य के क्या मायने हैं? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो कि संसार को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, या फिर ऑप्शन डी सी, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, या फिर विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? इसके जो ऑप्शन है, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, या फिर जब संभव हो तब बच्चे के साथ सावधानी से निर्णय लेना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब संभव हो तब बच्चे के साथ सावधानी में निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, या फिर सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशन एवं समायोजन। प्रश्न नंबर 6, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वक्र। फिर उसने इन पत्थरों को बार बार गिना। जिन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? इसके ऑप्शन है, क्रम बुद्धिकरण, संक्रमण अनुमति, सांकेतिक मापदंड, या फिर संख्या का संरक्षण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संख्या का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ नंबर्स। प्रश्न नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? इसके ऑप्शन सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक ढंग प्रकार, सांस्कृतिक सूचक, या फिर सांस्कृतिक व्युत्पन्न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चरल टूल्स, यानी कि सांस्कृतिक औजार। प्रश्न नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? इसके जो ऑप्शन, सहयोगात्मक संवाद, अनुक्रमण द्वारा सीखना,
प्रतिवर्ती सोच या फिर प्रतिपादक अधिगम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलैबोरेटिव डायलॉग यानी कि सहयोगात्मक संवाद। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 9, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा सुझाई प्रश्न परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? इसके जो ऑप्शन, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। ऑप्शन सी, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो कि आचार संहिता के परे हो। या ऑप्शन नंबर डी, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की डार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो कि आचार संहिता से परे हो। प्रश्न नंबर 10, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? इसके जो ऑप्शन है, ए समानुभूति नियंत्रण एवं प्रवाह का, समानुभूति नियंत्रण अनुशासन का, समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का, समानुभूति वास्तविकता एवं नियंत्रण का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही, समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का। प्रश्न नंबर 11, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने का मुख्य सरोकार है। इसके जो ऑप्शन है, प्राप्तांक की स्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। इसका जो सही क्रम होगा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? इसके जो ऑप्शन है, सामाजिक स्थितियों की भली भांति निपटने की क्षमता। ऑप्शन बी, दूसरों के भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों को ज्ञान करना। ऑप्शन डी, सौंदर्य बोध की सराहना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों एवं कमजोरियों का ज्ञान करना। प्रश्न नंबर 13, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके जो ऑप्शन, जेंडर बंधता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलापन के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। प्रश्न नंबर 14, इसमें जो पूछा है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके जो ऑप्शन है, पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। ऑप्शन बी, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। हो सकता है विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधि कक्षाएं मनानी चाहिए। कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखें, फाइंड क्रिएटिव वे टू इंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पीस ऑफ स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 15, निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः है। इसके जो ऑप्शन है, शिक्षक को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गौर मूल्यांकित प्रस्तुति देने के लिए किया जाता है। यही वाला सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन
क्या है? एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के लिए बच्चों की समांतर शिक्षा। ऑप्शन बी, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के लिए बच्चों की सामूहिक शिक्षा। ये भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। गलत। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड करना, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 17, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? इसके जो ऑप्शन है जिसमें दिया गया पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, थर्ड है कि अवरोही पाठ्यचर्या का, फोर्थ है स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का। इसमें जो है 1, 2 एंड 3 यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है? इसके ऑप्शन है मूलभूत विचार, गलत। अस्पष्टता को स्वीकार न करना, ये भी गलत। अभिसारी सोच, यही सही होगा, ऑप्शन डी सोच में लचीलापन, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 19, एक गीत विषयक अधिगम अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? इसके जो ऑप्शन है विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, गलत। ऑप्शन बी, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, ये भी गलत। आधारभूत संरचनाओं की उपयुक्त बदलाव करना, गलत। और समता के प्रति सहानुभूति जताना, यही सही है। प्रश्न नंबर 20, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है? इसके जो ऑप्शन है जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, गलत। पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, ये भी गलत होगा। की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ, ये सही होगा क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन डी व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ये तो गलत है। प्रश्न नंबर 21, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? इसके जो ऑप्शन है अनुशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, गलत। सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो कि शिक्षा का एक अहम अंग है। ऑप्शन सी, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, गलत। सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसे में बच्ची कमजोर है, गलत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किस से एक विद्यार्थी की संरचना समझ एवं अस्पष्टता की पुष्टि होती है? इसके ऑप्शन दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना, ऑप्शन बी सही जानकारी लिखना, ऑप्शन सी संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना, ऑप्शन डी सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, यही सही होगा। प्रश्न नंबर 23, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ताओं बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके यानी कि मुहैया कराए जाए? इसके जो ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक के लिए प्रारूप के अनुरूप प्रयोग करने को कहकर केवल पाठ्य पुस्तक, गलत होगा। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके हो सकता है, ऑप्शन सी जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, ट्यूशन, गलत होगा। केवल दृश्य शब्द सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना, ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
प्रश्न नंबर 24। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, इसमें ऑप्शन है उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई ना जाए, ये भी सही नहीं है। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन डी। वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं लेकिन उन्हें तुरंत कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, गलत, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? इसके ऑप्शन है संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए, हो सकता है प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए, गलत। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए, गलत। नहीं, यही सही होगा। प्रश्न नंबर 26। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसके जो ऑप्शन है हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, गलत। त्रुटि करने पर दंड देकर इनाम देना, गलत होगा। दंड देना, ये भी गलत होगा। अधिगम प्रक्रिया के दौरान दी गई त्रुटि से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना, ये सही होगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को खास ध्यान देना, गलत होगा। प्रश्न नंबर 27। निपुणता अन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? इसके ऑप्शन है असफलता को न्यून भय क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी असफलता का अत्यधिक भय यानी कि क्षमता का अधिक दृष्टिकोण, गलत। असफलता का न्यून भय यानी कि क्षमता का अटल दृष्टिकोण, ये भी गलत होगा। असफलता का अत्यधिक भय क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण, ये भी गलत। यही संबंध सही होगा। प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? इसके ऑप्शन है सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रतिक्रिया अन्वयता, ऑप्शन सी सही समस्या को पहचानना, ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक रणनीतियों का या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया अन्वयता। प्रश्न नंबर 29। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? इसमें पहला नंबर है इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। पॉइंट नंबर 2 सेकेंड, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। पॉइंट नंबर 3, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों के निजी दर्शनशास्त्र एवं दृष्टिकोण से, यही सही होगा। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। आप क्लास डेली करते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। अगर हमारा जो है वीडियो क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।